Good morning, everyone. Good morning, sir. Yes. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello. तो सॉरी फॉर द डिले। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक 2022 का एक एस्से है, उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे और ये होपफुली मुझे ये लग रहा है कि अल्टीमेटली आप लोगों को जो एस्से का थोड़ा बहुत अप्रोच है वो कुछ-कुछ समझ में आ रहा होगा। अनाम आप अपनी माइक ऑफ कर लेना। तो एस्से का थोड़ा बहुत अप्रोच समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है। तो उसमें अभी तक के सेशंस में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसमें एक बात आप लोगों को बतानी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है हिंदी का। तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा अगर आप करोगे तो फिर एस्से राइटिंग में मार्क्स पे प्रभाव पड़ता है। तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं, कहाँ पे कॉमा और कहाँ पे बड़ी की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा और ये सारा मतलब जैसे तूफ़ान वाला जो एस्से था, उसमें तूफ़ानी बहुत लोग गलत लिख रहे थे। मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले क्वेश्चन में मीडिया गलत तरीके से लिख रहे थे, तो वो नहीं करना है और मतलब इससे बचना है क्योंकि ये एग्ज़ामिनर पर बहुत क्योंकि एस्से में ये सब नोटिस किया जाता है इसलिए जीएस में होता है तो मैं आपको नहीं कहता जीएस की कॉपियों में, लेकिन एस्से की कॉपी में ये सब नोटिस किया जाता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप ना ना करें, ठीक है? कहाँ पे पूर्ण विराम देना है अगर वाक्य पूरा नहीं हो रहा है जैसे लेकिन से कोई बात चालू करना है तो वहाँ पे पूर्ण विराम नहीं देना, वहाँ पे फिर कॉमा देना है, ठीक है? या फिर जैसे कोई किसी व्यक्ति विशेष का नाम आप बता रहे हो या किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्ति विशेष की कोई बुक का कोई ज़िक्र कर रहे हो तो उद्धरण में लिख कर के आप उस बुक का ज़िक्र कर सकते हो। तो इस तरीके की कुछ बात आप कर सकते हो, ठीक है? फिर इसके अलावा फिर इस अभी तक के एस्सेज़ में हमने देखा कि जो जैसे अगर एस्से में कोई स्टोरी, कोई पोएम, कोई किसी दार्शनिक का मत किसी बुक का कोई रेफ़रेंस, स्वयं का अनुभव, कुछ इस तरीके की बातों से आप एस्से के संपूर्ण कथ्य को बताते हुए शुरुआत करनी है। फिर उसके बाद जो एस्से का जो निबंध का विषय है, उसका जो मेन कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को पकड़ना है कि कीवर्ड्स क्या कुछ कह रहे हैं, ठीक है? और कीवर्ड्स को परिभाषित करना है। अगर उसमें मेटाफर है, अगर उसमें रूपक हैं, तो रूपकों को परिभाषित करना पड़ेगा। रूपकों का अर्थ बताना पड़ेगा कि इस रूपक विशेष का क्या अर्थ है। कि जैसे कि मैला पानी वाले एस्से में हमने देखा कि मैला पानी का प्रस्तुत अर्थ के अलावा अप्रस्तुत अर्थ भी है। सत्य के ट्रुथ नोज़ नो कलर तो उसका हमने देखा तो उसमें रूपकों को भी आपको इंट्रो में बताना पड़ेगा। और जहाँ कहीं भी रूपकों को बताने की बारी आती है तो अक्सर ऐसा होता है कि उन निबंधों में जो इंट्रो पार्ट होता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा चला जाता है, ठीक है? तो रूपक वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको मार्क्स भी ज़्यादा दिलाते हैं एग्ज़ाम हॉल में क्योंकि वो एग्ज़ामिनर के लिए इंटरेस्टिंग है कि आपने ओपन कर पाई वो जो गुत्थी थी उसको आपने सॉल्व कर पाए या नहीं सॉल्व कर पाए। तो एग्ज़ामिनर के लिए भी इंटरेस्टिंग है कि आप उस लेवल पर हो कि नहीं हो कि आप वो दार्शनिक पक्ष समझ रहे हो कि नहीं। अभी जैसे कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि जैसे मतलब प्रसन्नता का जैसे 2024 का एक एस्से है कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता, प्रसन्नता ही मार्ग है। तो ये मतलब इसमें कोई ऐसा मेटाफर नहीं है, इसमें डायरेक्ट पूछा गया कि प्रसन्नता को कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। ठीक है? तो इस तरीके के एस्से हो गए या जैसे जैसे कि वैसे एक और भी जैसे 2022 या 24 का ही एस्से या 23 का है कि सभी घूमने वाले गुम नहीं होते। तो ये भी मतलब थोड़ा-सा बस पेचीदा है बाकी कुछ ऐसा इस हिस्से में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन आज जो आपके सामने मैं जैसे कल की क्लास में हम मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट अभी तक जितने भी मेरे 7 सेशंस हुए हैं, तो उनको अटेंड किया होगा, तो बहुत सारे एस्से के बारे में क्या फॉर्मेट होना चाहिए, डायमेंशंस का मतलब क्या है, वो आपको समझ आना आ गया होगा। उदाहरण का मतलब क्या है, डायमेंशन, उदाहरण ये होता क्या है, इन शब्दों में अर्थ पता होगा, मेटाफर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है?
तो ऐसा कुछ आप कर हमें लगता है एस्से का कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मेट आपके दिमाग में बन रहा होगा। प्रस्तावना को लेकर के यही बात मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि प्रस्तावना को लेकर के मैं आपको बताता हूँ कि किसी स्टोरी, पोएम या इससे सबसे स्टार्टिंग करनी है और स्टोरी, पोएम या इनसे सबसे स्टार्टिंग करने के बाद अगर प्रस्तावना में मूल शब्दों को बताना है और मूल शब्दों को बताने के उपरांत प्रस्तावना में आपको अगर कोई मेटाफर है तो मेटाफर को ओपन करना है, मेटाफर का अर्थ बताना है। मेटाफर मतलब रूपक, मेटाफर, रूपक एक ही चीज़ है, ठीक है? कोई मेटाफर है, रूपक क्या होता है कि उसका प्रस्तुत अर्थ होने के अलावा कुछ अप्रस्तुत अर्थ भी है उन शब्दों का, तो वो मेटाफर्स को बताना है। मेटाफर को बताने के बाद, उन रूपकों को बताने के बाद फिर आपको फिर आपको मेन बॉडी में आना होगा और मेन बॉडी में डायमेंशंस ओपन करने होंगे और उस डायमेंशन को सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण देने होंगे। और कभी-कभी ऐसा कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनको उदाहरण देने में दिक्कत हो रही है, वो उदाहरण सही से नहीं दे पा रहे हैं और उनके पास कुछ ऐसा कलेक्शन नहीं है, तो इसलिए इस तरीके की दिक्कत उनके साथ ज़्यादा हो रही है। तो उनसे उन स्टूडेंट्स को मेरा कहना है कि अगर इस तरीके की कुछ भी दिक्कत आए, तो फिर आम जो स्टूडेंट्स या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको उदाहरण में दिक्कत आ रही है, उनके लिए मेरा कहना है कि जो साधारण आप देखते हो, साधारण आँखों से जनजीवन में जो कुछ भी देख रहे हो, उन बातों पर ज़्यादा ध्यान दो। उन बातों को देखो, उन बातों पर थोड़ा-सा उन्हीं को रिलेट करो अपने हिस्से से। कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई-फ़ाई बात कर लिया। जैसे जैसे मुझे लगता है कि वो कॉपी एक स्टूडेंट की कॉपी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें एक सेंटेंस आया था कि खाओ, पियो, मौज करो। तो ये वाला तो सामान्य शब्द है, लेकिन वो कितना इफ़ेक्टिव लग समय रहा था, उसकी वाह! आंसर राइटिंग एक कला है। कि मतलब आपने सामान्य अर्थों को इतना इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बात कही। एक लाइन है किसी शायर की कि मतलब कि हर एक आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन ये आपको कायदा पता होना चाहिए कि कि कौन-सी बात कब कहनी है, कि मतलब आपकी हर एक बात सुनी जाएगी, लेकिन आपको इस बात का कायदा होना चाहिए, इस बात का तौर-तरीका आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी बात कब कहनी है, ठीक है? तो ये मतलब वही बात है। ये वही बात है कि आपकी हर एक बात सुनी जाएगी। आपका एग्ज़ामिनर हर एक बात आपकी हर एक उदाहरण पे गौर करेगा, लेकिन आपको ये तौर-तरीका आना चाहिए कि आप किस ढंग से किसी चीज़ को रखते हो। वो तौर-तरीका अगर आपका नहीं है, तो बहुत वैल्यूएबल बात कहोगे, बहुत ज़रूरी बात कहोगे, लेकिन फिर भी उसको लोग नहीं सुनेंगे। तो ढंग आना चाहिए, तौर-तरीका आना चाहिए उस बात को कहने का। एग्ज़ाम्पल्स ऐसा नहीं है कि हर एग्ज़ाम्पल्स में आपने रोज़ा पार्क्स का ज़िक्र नहीं किया, नेल्सन मंडेला का ज़िक्र नहीं किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उदाहरण आपने नहीं दिया या फिर जैसे मलाला यूसुफ़ज़ई का एग्ज़ाम्पल आपने नहीं दिया या कुछ और उदाहरणों को आपने मेंशन नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि आपका एस्से अच्छा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उदाहरणों पर जो आप अपनी पेन रोक देते हो, तो मेरा मानना है कि एस्से लिखते समय अगर आपके पास निबंध में उदाहरणों की कमी आ रही है, तो उसमें अपने सामान्य जग जीवन में जो आप कुछ एक्सपीरियंस अनुभव करते हो, उससे रिलेट करके अपने एग्ज़ाम्पल्स लिख सकते हो। जीएस में मैं बता रहा था कि जीएस 1 के कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप जीएस 1 में हिस्ट्री के संदर्भ में, आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में कुछ उदाहरणों को देख सकते हो या कुछ उदाहरण आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में देख सकते हो, इंडियन सोसाइटी के लेवल पर आप देख सकते हो। तो ऐसी कुछ बातें इस यही तरीके से जीएस 2 में बातें मैंने बताई कि अगर आपको एग्ज़ाम्पल्स नहीं याद आ रहा है, कोई डायमेंशन ओपन किया, तो डायमेंशन ओपन करने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत भाग जाओ और तीसरे, चौथे डायमेंशन पर चले आओ। ऐसा कुछ नहीं करना है, उस डायमेंशन विशेष को प्रूव करने के लिए आपको उदाहरण देने पड़ते हैं मेन बॉडी में, ठीक है? ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर मैं कोई बात आपके सामने यहाँ पर बताऊँ, तो मुझे लगता है कि जो निबंध की भूमिका है, निबंध की भूमिका में आपको स्टोरी रखनी है, कोई पोएम रखनी है, कोई अपना सेल्फ एक्सपीरियंस रखना है। निबंध में कोई मूल शब्द है, फिर इस स्टोरी को ऐसा नहीं है कि खाली छोड़ देना है, थोड़ा-सा निबंध से रिलेट करके बता दो कि आपने इस मकसद से मतलब ये लाइन लिखी है, इस मकसद से ये कहानी आपने लिखा है यहाँ पर, वो मकसद
मकसद दिखा दो, वो मकसद, वो तौर-तरीका आपको आना चाहिए कि आपने कोई कहानी लिख कर के, गांधी का स्टेटमेंट लिख कर के, फिर अचानक से आपने आइंस्टीन की बात करने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप गांधी की बात आपने क्यों किया, ये एग्ज़ामिनर को बता दो, फिर उसके बाद आइंस्टीन की बात जब आप करो, तो आइंस्टीन की बात अब क्यों कर रहे हो, ये फिर एग्ज़ामिनर को बताओ और ये इसको भी एस्से के टॉपिक से रिलेट करो। जैसे कल मैं किसी की कॉपी में आपको बता रहा था कि स्टूडेंट्स अभी जो आप लोग कर रहे हो, तो इसमें ऐसा हो रहा है कि आप उदाहरण तो दे रहे हो, लेकिन उसको एस्से से रिलेट नहीं कर रहे हो। एस्से के टॉपिक से नहीं रिलेट हो रहा है। जैसे हर्षित की कॉपी में मैं देख रहा था कि छूटने के डर वाला जो फोमो का जो फोमो वर्ड ही 3 से 4 पेजेस तक नहीं आया। तो ये मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है और ये एग्ज़ामिनर बिल्कुल भी वहाँ पर आपके नंबर काटने में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी इसमें देनी पड़ेगी आपको। तो इस तरीके की गलतियाँ नहीं करनी है और थोड़ा-सा फ्लो मेंटेन करने के लिए मैंने आपको मुख्य भाग में बताया कि कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स पे हमेशा काम करना है। कनेक्टिंग वर्ड्स पे इसलिए काम करना है क्योंकि जैसे आपने कोई एक उदाहरण दे दिया, फिर दूसरे उदाहरण पे आ रहे हो, तो आप स्पष्ट रूप से लिखो कि एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फिर कोई और उदाहरण आ रहा है, तो इसको इस आयाम को इस तरह से भी देख सकते हैं। कुछ इस तरीके की बातें करके अपने फ्लो को बेहतर करना है। पढ़ने में ऐसा लगे कि वो इस तरीके की जैसे कि मतलब एग्ज़ामिनर की उँगली आपने पकड़ रखा है और उँगली पकड़ के उसको घुमा रहे हो कि देखो ये हो गया है, ये तुमने मेरे सामने गुत्थी रखी थी, अब इसको तो मैंने इंट्रो ऐसा कुछ सॉल्व कर लिया, अब मेन बॉडी में आ गए। देखो ये आयाम है, फिर इसके बाद ये उसके उदाहरण है, फिर ये आयाम है, फिर ये उसके उदाहरण है, फिर ये आयाम है, फिर ये उसके रूम को उदाहरण है। सटा तो दीजिए, इस उसमें लगा तरीके दीजिए की जाली वाला। मतलब उसका हाथ नहीं छोड़ना है, वो गुम ना हो जाए, उसको ऐसा कहीं पर कुछ उदाहरणों में ऐसा चकमा नहीं देना है, कुछ वैसा अगर कंटेंट कम है एग्ज़ाम हॉल में आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उस भिंडी का तरीके सब्जी के बना एस्से को दीजिए। चूज़ ही नहीं करना है, उस तरीके के निबंध को चूज़ करना है जिसमें अगर आप मेटाफर ओपन नहीं कर क्या? पा रहे हो, मेटाफर मतलब रूपक, जैसे कुछ स्टूडेंट मेटाफर और रूपक तो नहीं एक समझे? ही शब्द है, रूपक की ही इंग्लिश मेटाफर है, रूपक का मतलब होता है कि प्रस्तुत अर्थ के हाँ, अलावा गाढ़ा एक तो था अन्य थोड़ा अर्थ भी बहुत। यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है? ठीक था, चलता। प्रस्तुत अर्थ के अलावा एक अन्य अर्थ भी है, ठीक है? तो ये कुछ बातें आपको थोड़ा बहुत ये हमेशा मैं क्या मसाला रिकॉल वाला? करवाता रहूँगा टिल द लास्ट सेशन, हाँ, 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 बट हाँ, ये वो जिस यही तरीके से एस्से पहले की वो बनाते थे ना, कोर बात है। कुछ स्टूडेंट उसी के तरीके एस्से से। में ऐसा हो रहा है कि उनका मानना है कि अभी वो अच्छे से वो स्टैंडर्ड नहीं आ रहा है, वो बात नहीं है सर, वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये इनरिचमेंट का प्रोसेस जो है, वो एक लॉन्ग जर्नी है कि आपके पास उदाहरण अच्छे नहीं है, आप अच्छे डायमेंशन हो सकता है कुछ कम अच्छे डायमेंशन ओपन हो रहे हो, बट मेरा मानना है कि ये फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, ये रास्ता समझ में आना चाहिए कि ये रास्ता समझ में आ गया एक बार, तो ये रास्ता हो सकता है कि आज आप साइकिल से चल रहे हो इस रास्ते में साइकिल से चल रहे हो, कल को गाड़ी से चलोगे, फिर प्लेन से चलने लगे, ऐसा कुछ हुआ। तो ये रास्ता समझ आना चाहिए कि अच्छा ये रास्ता है, अच्छा ये रास्ता है, अच्छा ये है। तो ये रास्ता एक बार समझ में आ गया, फिर उसके बाद आप बहुत सारे जो मन हो उस तरीके से आप इनरिच कर सकते हो, खुद को और बेहतर कर सकते हो, अच्छी पोएम्स अपनी मेंशन कर सकते हो, अच्छे एग्ज़ाम्पल्स लेकर के आ सकते हो, वैसा कुछ कर सकते हो। तो इनरिचमेंट जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसका एस्से का फॉर्मेट समझ आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट फॉर्मेट में गलती करता है, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। फॉर्मेट में गलती मत करिए, इनरिचमेंट तो होता रहेगा, इनरिचमेंट के लेवल पर कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं है। हो सकता है कि 3-4 पोएम आपने ज़्यादा याद कर लिया तो आपको बेनिफिट हो गया, किसी ने कम याद किया तो हो सकता है उसके 3 से 4 नंबर कुछ कम पड़ गए, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, आपने रूपकों को शुरू में डिफाइन ही नहीं किया, आप कुछ एग्ज़ामिनर से जो विषय के मूल शब्द हैं उसको नहीं बता रहे हो, मेन बॉडी में एक ही डायमेंशन पे पूरा मेन बॉडी लिख दिया आपने, तो ये गलत है। आपको डायमेंशंस ओपन करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम्पल्स कम है चल जाएगा, बातचीत मतलब वो फ्लो मेंटेन होना चाहिए, कनेक्टिंग वर्ड्स आने चाहिए, व्याकरणिक त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें निबंध में बेसिकली आपको ध्यान रखना है। तो
लगभग 2025 के हमने सारे एसेस कर लिए थे और 2024 के कुछ एस्से अभी तक कर रहे हैं। ये वाला कल एस्से हमने देख लिया था और ये एस्से है एस्से नंबर जो 6 है 2024 का कि लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करनी चाहिए करके देखते हैं कि उसको पावर देते हैं, तो देखते हैं कि जब पावर आने पर ही व्यक्ति का पता चलता है कि व्यक्ति किस तरीके का आदमी है, किस तरीके की बातचीत सोचता है। तो ये आसान है, इसमें कोई ऐसा मेटाफर नहीं है कि व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण होते हैं, कि मतलब जो लंबे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिनके, वो हमेशा एक छोटे थॉट से चालू होते हैं, एक साधारण से विचार से चालू होते हैं। जैसे कोई कंपनी ही चालू हुई या किसी भी तरीके का कुछ भी चालू हुआ, तो वो एक छोटे से विचार से ही चालू होता है। गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। कि मतलब अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, तो वो ज़्यादा गलत है। कुछ कर रहे हो तो वो उसमें कुछ गलतियाँ हो तो वो चलो कुछ ना करने से ज़्यादा बेहतर है। तो बहुत सिंपल है ये सब आप कर सकते हो। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, मेटाफर वाले हम लोगों ने कर लिया, सोशल मीडिया वाला हमने कर लिया इसमें, ठीक है? भविष्य के साम्राज्य मस्त माइंड के प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। तो 2024 में यही 2 मुझे लग रहा था जिन पर अच्छे से बातचीत करना चाहिए था। 2022 में जो 2023 का पेपर है, इसमें अच्छे से इसमें भी वही कुछ है, लेकिन 2022 का जो पेपर है, इसमें बहुत सारे ऐसे आए थे क्वेश्चन, ऐसे निबंध पूछे गए थे यूपीएससी के द्वारा, जिसमें बहुत सारे मेटाफर्स थे। जैसे ये एक मेटाफर वाला क्वेश्चन है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए वह होता नहीं है। जहाज जो है, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, पर तो इसमें जहाज का क्या मतलब है? क्या मुझसे जहाज की टेक्नोलॉजी पूछ रहा है क्या? क्या मुझसे अब पूछेगा कि जहाज कहाँ-कहाँ पर है? क्या तटों के नाम पूछेगा क्या? क्या तटरक्षकों के नाम पूछेगा? वेसल्स के नाम पूछेगा? तो ऐसा कुछ पूछ रहा है क्या? तो इसका मतलब लाइफ से क्या कनेक्शन है? जीवन के दर्शन से इसका क्या संबंध है? तो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। तो ये मतलब क्या है? इसमें मेटाफर वाला जैसे 2022 में एक दिखा, उसी तरीके से ये कुछ एस्से नंबर 5 जो है कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। तो इसमें क्या है? क्या हमसे पूछ रहा है कि फूस-वूस लेकर के आओ तो चलो छप्पर बनाते हैं। तो छप्पर कैसे बनाओगे? तो ये पूछ रहा है कि इसमें जीवन का कोई दर्शन पूछ रहा है। क्या दार्शनिक बात है? आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। तो ये मतलब बातें कुछ 2022 में भर के उन्होंने पूछ लिया यूपीएससी ने, मेटाफर वाले एस्सेस। तो आज जो जिस हिस्से पर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, उसके हर एक डायमेंशन पे बातचीत करेंगे, वो है एस्से नंबर 4 और इसके हर एक डायमेंशन पे बातचीत करेंगे। बाकी एस्से नंबर 1, 2 ये कोई मेटाफर वाले हैं नहीं, तो इस पे भी एक बार देख लेंगे कि इसको कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन एस्से नंबर जो 4 है, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक लाइफ लर्निंग भी है आपके लिए। इससे ऐसा नहीं है कि इससे बस आप एग्ज़ाम हॉल के लिए तैयार कर रहे हो, बाकी इससे जो है वो आप अपनी लाइफ से भी, आपको एक जीवन में एक बैलेंस दृष्टिकोण रखने के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है एस्से राइटिंग करना, मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको पाठ पढ़ाए जाते हैं जो वास्तव में जिनकी सच्चाई बहुत कम है। जैसे जब इन द बिगिनर जब हम लोग अपने आप को देखें, तो हमको ये बात सिखाई जाती है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा। तो हमेशा वाली जो बातें होती हैं ना, ऑलवेज़ वाली, कि हमेशा ऐसा करना चाहिए, हमेशा ऐसे रहना चाहिए, हमेशा कुछ इस तरीके का, तो वो बातें जो हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ पेचीदा मामला होता है। क्योंकि जैसे मैं आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठ बोलना सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि परिस्थितिवश ऐसा कुछ होता है कि कभी-कभी आपको झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। कभी-कभी परिस्थितियाँ बहुत महान हो जाती हैं, परिस्थितियों का बहुत मेजर रोल होता है। तो परिस्थितियों के हिसाब से अक्सर ऐसा होता है कि हम
सत्य का मार्ग ना चुन करके वैसा कुछ। तो ये एस्से की इम्पोर्टेंस ऐसी भी है कि आपको ना एक स्ट्रिक्ट में मैन या स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स वाले मैन से आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बैलेंस्ड जो होता है ना, ये एक बैलेंस्ड पर्सन है, एक बैलेंस्ड मैन है, उसकी तरफ ले जाने का भी काम करते हैं एस्से। तो एस्से लिखना, एस्से को समझना, एस्से की अंडरस्टैंडिंग ये लाइफ के लिए भी हम लोग ले सकते हैं कि किसी एक दर्शन पे, हम यहाँ पे जितने भी लोग सेशन में हैं, किसी एक दर्शन पर अच्छे से बात कर रहे हैं। और ये मॉर्निंग टाइम इसलिए भी मैंने रखा कि ये मतलब एक बूस्टिंग की तरीके से आपको रहे कि मतलब पढ़ने में भी और अच्छी तरीके से चीजें व्यवस्थित हो सके। तो अल्टीमेटली हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए वह होता नहीं है। अब इसमें अगर इसके प्रस्तुत अर्थ को देखो, जैसे कि प्रस्तुत अर्थ क्या कहता है, कि अभी इसके अर्थ को ही समझते हैं और अर्थ को बहुत डिटेल में समझेंगे, एक-एक एस्पेक्ट को फिर आपको लिखना है, ठीक है? तो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए वह होता नहीं है। तो अब जैसे कोई शिप है, ठीक है? कोई शिप है, अब शिप जनरली तो शिप जो है वो इसमें ये बंदरगाह पर जो हार्बर है या जो पोर्ट है, तो पोर्ट पर शिप आती है। ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे में मतलब जितने भी पोर्ट्स हैं हमारे, महापत्तन या पत्तन, जो भी हमारे महापत्तन या पत्तन है, तो उनमें अक्सर हमने देखा कि शिप की लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है, कार्गोज़ की लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है, विदेशों में माल जाता है हमारा। जो इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कहीं से हमको तेल मंगवाना है तो वो शिप के माध्यम से आ गया, इस तरीके का भी काम होता है। मतलब एक इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहें शिप को, तो इससे कोई परहेज नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में है। अ, अगर ऐसा कुछ कहें जहाज या पत्तन या बंदरगाहों की प्रमुखता को लेकर के, तो इससे कुछ मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कह नहीं सकते, बहुत प्रबलता के साथ इस बात को रख सकते हैं। और चूँकि जब हम अब यहाँ पे बंदरगाह की इम्पोर्टेंस मैं थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ। अब जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, ये पहला स्टेटमेंट है। तो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित कैसे होता है? तो जब भी हम देखते हैं कि कोई जहाज वग़ैरह, कोई शिप वग़ैरह आया, तो उसमें होता है कि जैसे उसके ईंधन की कमी है, तो वो अपना ईंधन यहाँ पर पोर्ट पर आया और अपना ईंधन भरवा लिया। हो सकता है कि कोई ये इसका कुछ सामान कहीं अमेरिका में जाना है किसी व्यापारी का, तो ये अपना सामान यहाँ पे लाया, तो लोडिंग अनलोडिंग तो एक तो ईंधन का काम करता है, एक लोडिंग अनलोडिंग होता है। और इसकी मरम्मत होती है, कोई नट बोल्ट इसका कुछ ढीला हो गया तो उसको देखते हैं, उसको टाइट करते हैं, इसमें ईंधन की कमी है उसकी पूर्ति करते हैं। और इसमें कुछ अन्य जो उसकी टेक्नोलॉजी के स्तर पर कुछ अन्य बातें हैं उसको देखा जाता है। और हो सकता है कि जहाज में, इस शिप में जो जो मतलब कैप्टन है या जो भी मतलब है, किसी यात्री को उतरना है, किसी शिप जो कप्तान है, शिप का, जहाज का जो कप्तान है, वो अब इसकी जगह पे ये जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब ड्यूटी की अदला-बदली हो रही है। अब ऐसा कुछ बातें होती हैं जो अक्सर बंदरगाह पे होती हैं। हो सकता है कि ये बंदरगाह को, इस बंदरगाह को जाना कहाँ है, इस प्लानिंग करते हैं कि रणनीति तय होती है कि इस बंदरगाह को जाना कहाँ है। तो कुल मिलाकर के बंदरगाह या हार्बर या पोर्ट वो स्थान है जहाँ पर शिप सुरक्षित है। शिप को ऐसा नहीं है कि उन समुद्री लहरों से टकराना है। शिप को ऐसा नहीं है कि शिप पे कुछ शिप पे खतरा है क्योंकि तुरंत मैकेनिक है। शिप पे ऐसा नहीं है कि समुद्र के बीच में नहीं है, वो अपने अड्डे पर है। बहुत सारे लोग उसकी निगरानी में हैं, बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं कि जहाज ने खाना खाया कि नहीं खाया, अभी इसको कोई और ज़रूरत तो नहीं है, पानी चाहिए कि नहीं तो पानी चेक कर लिया, इसमें और कुछ तकनी ईंधन चेक कर लिया, कुछ भी बात हुई तो वो सब मतलब बहुत सारे लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं, इसकी डेंटिंग पेंटिंग में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ मतलब। तो कुल मिलाकर के प्रस्तुत अर्थ भी ठीक है बहुत मामले में कि जहाज जो है वो बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं। बिल्कुल ये भी बात बहुत सच है। जितना प्रस्तुत अर्थ भी अपने आप में मायने रखता है कि जहाज बंदरगाह के लिए, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु वह उसके लिए होता नहीं। तो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित ज़रूर होता है,
जहाज बंदरगाह के भीतर जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित ज़रूर होता है, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित ज़रूर होता है, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित ज़रूर होता है, पर वह पर वह उसके लिए होता नहीं पर वह उसके लिए होता नहीं। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित ज़रूर होता है, पर वह उसके लिए होता नहीं। पर जहाज जो है, इसका काम ये नहीं है कि बंदरगाह के ऊपर और इसने खाना खाया कि नहीं खाया और बहुत सारे लोग लगे हैं, बहुत सारे इसका ये यहाँ पे मैकेनिक तकनीकी स्तर, इसकी रडार व्यवस्था, इसकी संचालन क्षमता को चेक कर किया जा रहा है। अगर कोई वॉरशिप है तो उसमें मतलब उसमें गन्स वगैरह वो सब देखा जा रहा है, या कोई जैसे तटरक्षक जहाज है तो उसको उस तरीके से अप्रोच किया जा रहा है। तो जहाज जिस तरीके का है उसको बहुत सारे लोग उसकी निगरानी में, बहुत सारे। तो बिल्कुल ये सच बात है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित ज़रूर होता है, पर वह उसके होता है सुरक्षित होता है, पर वह उसके लिए होता नहीं है। तो लेकिन इसका ये काम नहीं है, जहाज का तो काम ये नहीं है कि बंदरगाह ये यहीं पर खड़ा है, सामान लेके जा ही नहीं रहा है कहीं, सामान लेके ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यहीं पर खड़ा है, ना किसी दूसरे को आने दे रहा है, और इसी में सब लोग ये पूरा घेर के रखा है। जो कार्गो है, कार्गो शिप्स के रूप में अगर ये है, तो कार्गो लेकर के ही नहीं जा रहा है, सामान लेकर के ही नहीं जा रहा है, इधर ही खड़ा है। और मतलब जो इसका मेन काम है कि मतलब यहाँ यूएसए जाना है, ऐसा कुछ, वहां पर सामान की डिलीवरी करना है, ऐसा कुछ, या मतलब तेल लाना है अभी ईरान से, ऐसा कुछ जो भी काम, या जैसे और भी जैसे तकनीकी स्तर पर हो गया, सुरक्षा, भारतीय तटरक्षक की सुरक्षा के स्तर पर हो गया, तटों की सुरक्षा के स्तर पर, या जैसे मत्स्य पालन, या जैसे अन्य मतलब जैसे कि समुद्री जो हमारे और खनन वगैरह होते हैं उसमें कुछ यूज अगर हो रहा हो, तो ये वहां जा ही नहीं रहा है, ये बंदरगाह पर ही है, बंदरगाह पर ही खुद को महसूस कर रहा है और इधर ही खड़ा है। इसको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ क्या अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किताबों में बस पढ़ते रहो, लेकिन मैं तो इधर ही खड़ा रहूंगा, क्या कर लोगे मेरा। तो इस भाव से है। तो फिर जैसे, लेकिन ये एक जहाज है, तो जो ऐसा नहीं है कि जहाज के ऊपर बिजली गिर रही है, ये मतलब पीछे कुछ ऐसा समझ लेना कि वैसा कुछ है, लेकिन ये एक जहाज है और ऐसा ये मतलब जा रहा है अब। तो ये अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहा है, इसका क्या, ये तो इधर ही खड़ा है। ये अपना जो काम है, इसको इसको इसीलिए तैयार किया गया था, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी आई थी, ये कार्गोज, इसको यहाँ से यहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले करके जाना है, वहां से कुछ ले करके आना है, यात्रियों के आवागमन से संबंधित है। बहुत सारी बातें जो जहाज के, या तटरक्षक जहाज है तो सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित है, कार्गो शिप्स है तो सामान की ढुलाई से संबंधित है, या अगर तेल लाना है ईरान इराक यहाँ सबसे, तो उसके लिए है, या कुछ अन्य उद्देश्य भी हो सकते जो भी जहाज के होते हैं वो सब करना। तो ये लहरों के बीच में जरूर है, ये संघर्ष के बीच में जरूर है, लेकिन यह बंदरगाह पर सुरक्षित जरूर था, लेकिन यह इसके लिए है नहीं ना। बंदरगाह पे सुरक्षित जरूर है, लेकिन इसका ये काम नहीं है कि ये बंदरगाह पर ही खड़ा रहे। ये जहाज सिर्फ इसके लिए नहीं है कि सिर्फ बंदरगाह पे खड़ा रहे। ये जहाज तो लहरों से टकराते हुए, जिसके लिए इसको बनाया गया है कि ये लहरों से टकराए, इसके लिए इसको सुरक्षा भी प्रदान की गई, इसको इस हिसाब से सेफ भी दिया गया है कि इसको कुछ हो ना। लेकिन इसका काम ऐसा नहीं है कि इसको कुछ हो ना, इस रिस्क की वजह से इसको समुद्र की लहरों में उतारा ही नहीं जा रहा है। इसका काम है कि अर्थव्यवस्था में सहयोग करना, इसका काम जो भी है, जो भी निर्धारित काम के लिए जहाज है, तो उस निर्धारित काम को करना इसके लिए है। तो निबंध यही कह रहा है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं। ऐसा नहीं है कि इसको बस इसलिए बनाया गया था कि ये यहीं पर खड़ा रहे और कहीं जाए नहीं, और इसका हालचाल लेते रहे, और चार पांच लोग हैं और खाना खाया कि नहीं, और अभी इधर ही हो, तो बोला हाँ इधर ही है, और तुम बताओ, तो बोला कि मैं ठीक हूँ, और तुम अपना काम वाम करके आओ, मैं तो इधर ही रहता हूँ। तो ये इसके लिए थोड़ी है इधर ही खड़ा रहे बस केवल, और कहीं पर सामान वामान लेकर के नहीं जा रहा है, कहीं कुछ कनेक्टिविटी नहीं कर रहा है, ये
व्यापारी हैं, मुकेश भाई को सामान भेजे, अब इनका सामान इधर ही रुका है, अब ये डिलीवरी हो ही नहीं रही है, इनको रुपए ही नहीं मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है। या जैसे वहां पे पाकिस्तानी सेना का कुछ आ गया जहाज और यहाँ पे भारतीय तटरक्षक जो जहाज है वो पहुंचे ही नहीं। तो वो सारी बात, मतलब जहाज जिसके लिए ऐसा नहीं है कि जहाज बंदरगाह पे सुरक्षित जरूर है, लेकिन वो परंतु इसके लिए वह होता ही नहीं है, बंदरगाह पे सुरक्षित है। तो एक तरीके से ऐसी बात है, लेकिन इसको लाइफ से अब कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये तो मैं प्रस्तुत अर्थ अभी तक आपको समझा रहा था। होपफुली मैं मेरे बताते बताते आपने अप्रस्तुत अर्थ को भी इमेजिन कर लिया होगा, समझ पा रहे होगे। अब अप्रस्तुत अर्थ कैसे है? अप्रस्तुत अर्थ इसमें इस तरीके से है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं। तो जहाज जो है वो आपकी लाइफ है, वो आपकी, इसको लाइफ के तरीके से देखो, जीवन है एक तरीके से जहाज, जीवन के तरीके से लो इसको, लाइफ के तरीके से लो। बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है, बंदरगाह जो है उस कंफर्ट की जोन की तरीके से है, बंदरगाह को कंफर्ट जोन की तरीके से लेना है। जहाज जो अभी केवल और केवल इधर ही पूरा फोकस करो जो मैं समझा रहा हूं, तो आपको पूरा ऐसे का टॉपिक समझ में आएगा कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, मतलब जहाज को एक अपनी तरीके से लो, एक लाइफ की तरीके से लो, एक व्यक्ति की, कि वो बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है। उसको जैसे घर में हो आप अपने, तो मम्मी पापा हैं, समय पर खाना मिल जा रहा है, समय पर आप हो सकता है दिल्ली जैसे शहरों में जो सीवर एयर कंडीशन में अभी हम लोग चल रहे हैं, एयर क्वालिटी के सीवर जोन में है, लेकिन तो ये आप वो सब छोड़ करके आए हो, वो सब कंफर्ट जोन त्याग करके आए हो, समय पर खाना नहीं मिल रहा है, अभी 10 तरीके की दिक्कत है, मकान मालिक से लड़ाई हो गई है, कपड़े नहीं धुले, कब कहीं जाना है अब कपड़े खुद खुद ही आपको धुलना, वहां तो घर पर थे तो मम्मी साफ कर देती थी, ऐसा कुछ हुआ। तो फिर या फिर जैसे कुछ भी आपको चाय मिल गई सुबह सुबह, यहाँ पर अभी जाना है, रुपए किस तरीके से, पापा तो 10 ही हजार भेजते हैं तो उसको मैनेज करना है, ऐसा कुछ, मतलब कि बंदरगाह के और घर पे आप बहुत सुरक्षित हो, लेकिन फिर भी आप दिल्ली आए, आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए, इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए आए। यहाँ पे तो पानी खराब है, पानी की वजह से फिर उसी पानी से आपने नहाया, बालों पे इफेक्ट पड़ रहा है, बाल सारे चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, घर की चार दीवारी में आप सुरक्षित हो, 10 लोग आपका हाल चाल लेने वाले हैं, आप एक कंफर्ट जोन में हो, तो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। परंतु क्या आप इसी के लिए हो? आप लाइफ में क्या घर के भीतर ही रहोगे? आप अपनी क्षमताओं को क्यों नहीं पहचान रहे हो? आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत कैलिबर है, बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, लेकिन आप अगर घर के भीतर ही रहोगे, अगर अगर आप बुद्ध को देख लो, बुद्ध अगर बुद्ध क्यों, क्या जरूरत थी बुद्ध को, अगर घर के भीतर ही रहते बुद्धा, तो फिर मतलब हो सकता है कि जो ब्राह्मणवादी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो वादी जो परंपरा थी, जिसमें ब्राह्मणों को ज्यादा महत्व दे करके मतलब रखा जाता था, या समाज में वो समता मूलक व्यवस्था नहीं थी, तो उसके खिलाफ जैनिज्म बुद्धिज्म जैसी आवाज उठाने की ऐसी क्या पड़ी थी बुद्ध को, या बुद्ध को लोगों को जीवन का दर्शन सिखाने का, वैज्ञानिक तरीके से जीवन का दर्शन सिखाने का ऐसा क्या पड़ी थी? वो तो राजकुमार थे, उनके इशारे पर ही सब कुछ, युवराज थे, राजकुमार थे, उनके इशारों पर सब कुछ होता था, वाइफ थी, एक बेटा भी था, इस तरीके का, मतलब एक कंफर्ट जोन में थे। लेकिन क्यों बुद्ध को ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध आधी रात में मतलब अपने अपनी वाइफ को, अपने बेटे को छोड़ करके राजमहल से, उन राज जो जहाँ पर बुद्ध के लिए हजारों हजारों पकवान रहते थे, हजारों लोग बुद्ध की सेवा में रहते थे, जहाँ बुद्ध जाते थे वहां पर एक युवराज की तरीके से उनको जो राज सत्कार किया जाता था, जो सम्मान मिलता था, क्या जरूरत थी बुद्ध को वो बंदरगाह छोड़ने की, वो बंदरगाह रूपी राजमहल के सुखों को छोड़ने की बुद्ध को क्या जरूरत थी? और बुद्ध जंगल में चले गए और 12 वर्ष की तपस्या करके, या कुछ ज्यादा साल अगर होगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, मतलब उतनी लंबे समय तक तपस्या करने के उपरांत जंगलों में इधर उधर घूमते रहे, भिक्षा मांग करके जीवन यापन किया।
और बुद्ध का मतलब उस फ्रस्ट्रेटिंग ज़ोन में जाने की क्या ज़रूरत थी? बुद्ध के बारे में एक स्टोरी आती है कि बुद्ध जब राजमहल से अपने निकले थे तो उनमें बहुत मतलब आध्यात्मिक शक्ति थी। वो जो बुद्ध जिस दिन अपने राजमहल से बाहर जंगल की तरफ निकले थे, तो उस दिन को भी बहुत पवित्र दिन बुद्धिज़्म में माना जाता है। और वो पवित्र दिन जो भी बौद्ध स्थल हैं, वहाँ पर वो तिथि के हिसाब से उस दिन को गाना बंद कर दीजिए, मनाते हैं, पढ़ाई कर उस रहे हैं अभी। दिन को पूजित करते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी बोले बुद्ध गाना के बंद कर अंदर दीजिए, ऐसी पढ़ाई कर रहे कलेक्ट हैं। हो गई थी और जिससे बुद्ध उस कंफर्ट ज़ोन में निकले थे, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन पढ़ाई से कर रहे हैं निकलना हम। थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन एक बार निकल गए तो फिर भी चीज़ें आसान नहीं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कोई चीज़ ऐसी सठा-उठा होगा तो स्टोरी बोल आती है कि दीजिएगा। बुद्ध जब तपस्या कोई में चीज़ थे, तो सठल बुद्ध होगा को तो बता अक्सर इस दीजिएगा। बात का मतलब उनको कभी-कभी ऐसा भी लगता था कि वो सत्य की खोज में या ब्रह्म की मतलब ब्रह्म वाला कुछ मतलब सत्य की खोज में या जीवन के दर्शन को लेकर के वो जंगल में इतना दूर तो आ गए हैं, इतना अपने आप को इतना एकांत तो कर लिया, लेकिन वो ऐसा कुछ जान नहीं रहे जीवन के बारे में। ऐसा कुछ उनको पता नहीं चल रहा है कि जीवन क्या है, कैसे है, किस तरीके से संचालित होता है। तो बुद्ध इतना निराश होते थे कि अपने बालों को नोचते थे, अपने शरीर को नष्ट करने लगते थे। उस तरीके का फ्रस्ट्रेशन सहने का बुद्ध को क्या ज़रूरत था, राजमहलों में रहते अच्छे से, तो लेकिन उन्होंने उस कम्फर्ट ज़ोन का त्याग करके अपने आप को उस माहौल में उस ले करके गए। भले ही बहुत सारे मतलब संघर्ष किया, लेकिन बुद्ध आज भी चर्चा का विषय है। बुद्ध आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। तो उस तरीके के मतलब माहौल में गए, खुद को इतना नष्ट करने की बातें ऐसी थी। बहुत बार वापस मतलब इतना निराश होते थे कि वापस वो सोचते थे कि ऐसा कुछ है नहीं लाइफ में, वापस से राजमहलों की तरफ जाने लगे थे। तो कभी कोई स्टोरी आती है कि कभी कोई गिलहरी, कभी कोई चींटी जो बराबर प्रयास, ऐसा कुछ स्टोरी बुद्ध से रिलेटेड भी आती रहती है। पढ़ने को मतलब मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के बुद्ध का एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दिया कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है। जहाज मतलब इंसान की क्षमताएँ, मतलब स्वयं इंसान का जीवन जो बंदरगाह के भीतर उस कम्फ़र्ट ज़ोन के भीतर सुरक्षित है। लेकिन सुरक्षित होता है, परंतु वह इसके लिए तो होता नहीं है। यही बात जैसे अभी मैं बुद्ध के एग्ज़ाम्पल से आपको बताया, यही बात जैसे एमएसडी के एग्जाम्पल से, महेंद्र सिंह धोनी के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि भारतीय समाज में अक्सर ऐसा बोला जाता है कि मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपका लाइफ मतलब सिक्योर है, इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में मतलब धोनी को ऐसा था कि टिकट कलेक्टर या टीसी जो रेलवे के मतलब टीटी की जो जॉब होती है वो उनको ऑफर हो गई थी। तो मतलब वो जॉब कर रहे थे, सबको सैलरी आ रही थी टाइम से, ऐसा सब कुछ हो रहा था। लेकिन फिर जॉब छोड़ कर के, क्योंकि उनका पैशन था, तो ये कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के, तो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, उस नौकरी के भीतर वो सुरक्षित थे, लेकिन परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। लेकिन उस उनकी जो मेन क्षमताएँ थी, वो उनको पहचाना और उनको लगा कि नहीं, इसके लिए तो हम नहीं हैं, इस गवर्नमेंट जॉब के लिए हमको तो ऐसे मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, इंडियन क्रिकेट टीम को लीड करना है। या जैसे मलाला यूसुफ़ज़ई का आपने थोड़ा बहुत स्टोरी अगर पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि मलाला यूसुफ़ज़ई जो है वो पाकिस्तान में स्त्री नारी सशक्तिकरण को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर के प्रमुखता से उन्होंने काम किया। वो जिस तरीके से पाकिस्तान में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद किया। अटैक भी हुआ मलाला यूसुफ़ज़ई पर, लेकिन उनको लगा कि अगर वो आवाज़ बुलंद करेंगी, आज वो अगर अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को छोड़ कर के बाहर आएँगी, तो फिर पाकिस्तान में कुछ हालात सुधरेंगे और स्त्री शिक्षा को लेकर के, स्त्रियों के सशक्तिकरण को लेकर के कुछ बातचीत होगी। तो मलाला यूसुफ़ज़ई, नेल्सन मंडेला का ज़िक्र कर सकते हो कि नेल्सन मंडेला मतलब वो व्यक्ति हैं जो मतलब मतलब अच्छे वकील थे, अच्छी वकालत चल रही थी नेल्सन मंडेला की। लेकिन फिर भी मंडेला साउथ अफ्रीका की जो रंगभेद नीति थी, उससे मतलब जो पॉलिसी थी
उससे लड़े, जो व्यवस्था थी उस तंत्र से लड़े और नेल्सन मंडेला को 27 सालों तक, 27 वर्षों तक इनको जेल में भी रखा गया। ऐसा कुछ हुआ और मतलब बहुत कठिन रूप से प्रताड़ित किया गया, कठिन कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट के रूप में इनको रखा गया। लेकिन नेल्सन मंडेला आज भी साउथ अफ्रीका के इतिहास के पन्नों में जो स्थान भारत में गांधी का है, वही स्थान अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का है। कुछ इस तरीके से भी बातें कह सकते हो। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो कि महात्मा गांधी जो जो बिल्कुल जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, अच्छी वकालत चल रही थी, सब कुछ ठीक था। वकालत छोड़ करके साउथ अफ्रीका से भारत आ गए और भारत 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए और भारत आने के बाद किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, संघर्ष झेला। बहुत सारी जगह पर गांधी को क्रिटिसाइज़ भी किया गया, आज भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है बहुत जगहों पर। लेकिन गांधी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है कि वो एक अच्छे वकील के रूप में अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते थे, अच्छे से रह सकते थे, घर परिवार सब बेहतर चल ही रहा था। लेकिन उनकी जो क्षमताएँ थी वो उन पर नागुज़ार गुज़र रही थी कि वो इसके लिए नहीं है कि वो वकील के रूप में रह करके ही और पैसों को प्राथमिकता दे करके समाज को उनको उनकी जो क्षमताएँ थी वो उनको सुरक्षित नहीं रखने दी अंदर। तो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित ज़रूर होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं। तो जहाज के रूपक को आपको एग्ज़ामिनर को इंट्रो में बताना पड़ेगा कि जहाज का तात्पर्य यहाँ पर है कि व्यक्ति की लाइफ से है, व्यक्ति के जीवन से है, जो बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है। मतलब बंदरगाह उस कंफर्ट ज़ोन है, बंदरगाह को कंफर्ट ज़ोन आपको बताना है कि बंदरगाह वो कंफर्ट ज़ोन है, जिसके भीतर जहाज वो जीवन सुरक्षित होता है, के भीतर सुरक्षित होता है, उस कंफर्ट ज़ोन में सुरक्षित होता है, परंतु यह इसके लिए तो होता नहीं। मतलब वो जहाज जो है वो बंदरगाह के लिए नहीं बना है। जहाज का काम है उन लहरों से टकराना, उन तूफ़ानों से टकराना। तो यही बात आपको कहना है कि जीवन में ऐसा नहीं है कि हमेशा कंफर्ट जोन में रह करके अपनी क्षमताओं को कमतर करना। ये जरूर है कि कंफर्ट जोन में व्यक्ति सुरक्षित होता है, लेकिन वो कंफर्ट जोन में अपनी मतलब अगर वो कंफर्ट जोन में रहेगा, परंतु तो वह मतलब अपनी क्षमताओं को खो देगा और वह जो कि इसके लिए वह नहीं है कि वो यहाँ तक कि मतलब जीवन को लेकर के ऐसा माना जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मतलब इस तरीके की बातें कि इंसान का जन्म बहुत मतलब बहुत सारी योनियों से के बाद, इस तरीके की बातें भी आप कह सकते हो कुछ एग्जांपल्स रिलेट करके मेन बॉडी में। लेकिन इंट्रो में आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि जहाज, ये बात सत्य जरूर है कि प्रस्तुत अर्थों में ये बात निबंध के विषय के प्रस्तुत अर्थों के संदर्भ में देखें तो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित अवश्य होता है, क्योंकि जहाज की तकनीकी स्तर पर जहाज को तकनीकी स्तर पर मदद देने के लिए कई सारे लोग होते हैं। जहाज में ईंधन लोडिंग अनलोडिंग आगे की रणनीति करने के लिए बहुत होते हैं। कप्तान की एक्सचेंज अदला-बदली भी बंदरगाह पर होती है। तो बहुत सारी बातें बंदरगाह पर होती हैं। तो कह सकते हैं कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु निबंध का विषय का दूसरा जो वाक्य है कि परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं, यह भी अपने आप में तार्किक वाक्य है कि जहाज का मुख्य काम बंदरगाह पर सिर्फ खड़े होना नहीं है। जहाज का मुख्य काम है कि वह आवागमन करे, वह अर्थव्यवस्था को और मजबूत करे। अगर जहाज का उद्देश्य किसी तट रक्षा या सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित है, वह तट रक्षा को सुरक्षा प्रदान करे। अगर जहाज का काम है कि वो तेल कंटेनर को की लोडिंग अनलोडिंग से संबंधित है, तो वह उससे संबंधित काम करे। तो इस तरीके से जहाज जो अपनी क्षमता जिस उद्देश्य के लिए है वह वही काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके अलावा आपको बताना है कि
एक इस प्रस्तुत अर्थ के अलावा जीवन के उस दार्शनिक पक्ष को देखें तो निबंध का विषय बहुत कुछ कहता नज़र आता है। यहाँ जहाज का तात्पर्य उन व्यक्ति की जीवन से है, व्यक्ति की उन क्षमताओं से है, व्यक्ति की उस ऊर्जा से है जो बंदरगाह रूपी कंफर्ट ज़ोन के भीतर सुरक्षित ज़रूर होती है। ब बंदरगाह रूपी उस कंफर्ट ज़ोन के भीतर उसको मतलब किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होता है, किसी भी तरीके की यातनाएँ नहीं मिलती हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं उस व्यक्ति का जो उद्देश्य है लाइफ़ में वो उसको कमतर कर देता है और जिसके लिए वह नहीं बना है, वह व्यक्ति तो किसी किसी एक जिस मकसद के लिए है, उस मकसद को ही अंजाम दे तो ज़्यादा बेहतर है। उस ऊर्जा को सही उपयोग करे तो ज़्यादा बेहतर है, जिसके लिए उसको बनाया गया है। तो अब ऐसा कुछ बातें आप करके प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ को एग्ज़ामिनर के सामने रख सकते हो। फिर उसके बाद मेन बॉडी में जब आप आओगे तो मेन बॉडी में आप और बहुत सारी ये सब स्टोरी से आप स्टार्ट कर सकते हो। नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, एमएसडी, मलाला यूसुफ़जई, इसके अलावा किसी एक एंटरप्रेन्योर का ज़िक्र कर सकते हो, किसी एक उद्यमी का ज़िक्र कर सकते हो जिसने शुरुआती दौर में अपने मतलब किसी एक गवर्नमेंट जॉब में था या कहीं पर कुछ भी कर रहा था लेकिन उसने अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ कर के एक उद्यम करने का हो सकता है कि उसने जितनी पूँजी अपनी नौकरी से जमाई हो वो सारी पूँजी उसकी मतलब उद्यम चालू करे और उद्यम अच्छा ना चले तो उसकी सारी पूँजी तो चली गई। ऐसा कुछ उसके साथ में हो सकता है। तो आपको बताना है कि ये सारी रिस्क होती है लेकिन एक उद्यमी अपनी उस बंदरगाह रूपी कंफर्ट ज़ोन को छोड़ करके मतलब उसको लहरों से टकराना पड़ेगा तभी वो चीज़ें बेहतर होगी। तो मतलब तभी उसका मोटिव तभी उसकी क्षमता का उपयोग होगा। कुछ इस तरीके की बातें आपको करना है और ये कुछ कंटेंट है कि बंदरगाह किसी भी समुद्री तट पर बना हुआ स्थान है जहाँ पर लोडिंग एंड ऐसा कुछ होता है। तूफ़ान, खराब मौसम या समुद्री लहरों से जहाज़ों को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से बंदरगाह बनाए जाते हैं। जहाज़ों को ईंधन देना, ताज़ा पानी, भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बंदरगाह होते हैं। लेकिन जहाज़ का रूपक ये है, जहाज़ का मतलब कि जहाज़ मनुष्य के जीवन, उसकी क्षमताओं और संभावनाओं का प्रतिनिधित्व है। बंदरगाह जो है अ, बंदरगाह जो है उस कंफर्ट ज़ोन को दिखाता है, उस परिचित वातावरण, जोखिम रहित जीवन शैली का प्रतीक है, जहाँ पे कोई जोखिम नहीं है। बंदरगाह सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन जहाज के निर्माण के मुख्य उद्देश्य को रोक देता है, ठीक है? तो मूल विचार क्या है कि जीवन का असली मूल्य आराम और सुरक्षा में नहीं, बल्कि चुनौतियों का सामना करने, उनकी अपनी क्षमता का उपयोग करने और बड़े लक्ष्य हासिल करने में है, ठीक है? जहाज़ों का ये सब काम होता है, तो अगर क्रूज़ जहाज़ है, तो इसका मुख्य काम मनोरंजन के लिए, पर्यटन के लिए, तो वो अपना वो काम करे। ये नहीं कि बंदरगाह पे अगर कोई कोस्ट गार्ड वेसल है, तो समुद्री गश्त करे, तस्करी को रोके, ऐसा कुछ करे। तो जहाज़ जिस उद्देश्य के लिए है, उस पर काम करे, ना कि यहाँ पर खड़े रहे। इसका काम तो लहरों से टकराना है, इसका काम तो अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है, तो वो सारे काम करे। इसमें कोलंबस का भी एग्जाम्पल डाल करके कि कोलंबस तो स्पेन के राजा और रानी के संरक्षण में था, तो अच्छी ज़िंदगी चल रही थी लेकिन उसको समुद्री खोज करनी थी, तो उसने मतलब अपने उस कंफर्ट ज़ोन को त्यागा और उसकी आज कंफर्ट ज़ोन की वज़ह से अमेरिका की खोज हुई। ऐसा कुछ बातें आप कर सकते हो। बुद्ध की यात्रा बता सकते हो। ईगल की स्टोरी बता सकते हो कि ईगल जो है, चील जो है चील का बच्चा घोंसले रूपी बंदरगाह या बंदरगाह रूपी घोंसले में आरामदायक सुरक्षा पाता है, जहाँ उसे शिकार करने या गिरने का कोई जोखिम नहीं होता। चील के माता-पिता उसे घोंसला छोड़ने और उड़ना सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। पहली उड़ान खतरनाक होती है, गिरने का जोखिम होता है, लेकिन उड़ान भरने के बाद ही वह अपनी वास्तविक क्षमता को महसूस करता है। घोंसला सुरक्षित है, लेकिन चील का असली जीवन ऊँचे आसमान में है। इसी तरह इंसान को भी अपने घोंसले को छोड़कर जीवन की ऊँचाइयों को छूना चाहिए। एंटरप्रेन्योर की वो ज उसका वो अपने मतलब कोई भी काम करे, कोई भी वो अपनी नौकरी छोड़ कर के अपनी Home बचत का या निवेश करता है, तूफ़ानों का सामना करता है, फिर ऐसा कुछ। राम के जीवन से आप समझ सकते हो कि राम का जो जीवन है वो भी कुछ इसी तरीके से है कि जहाज
बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है, राम महलों के भीतर सुरक्षित है। बंदरगाह मतलब कि राम के महल हैं। अयोध्या के वो महल हैं, वो कनक भवन है जिसके भीतर राम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर राम को 14 वर्ष का वनवास ना होता तो राम राम ना होते, आज उन पर इतना बड़ा महाकाव्य ना लिखा जाता, रामचरितमानस ना लिखा जाता। राम को राम बनाने के पीछे उनका वो स्ट्रगल था, वो कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना था। उसकी वजह से वो राम बने और आज भी उनके चर्चा का विषय है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। तो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित ज़रूर होता है, परंतु वह उसके लिए होता नहीं है, ठीक है? तो ये बातें आपको कुछ बार-बार एग्ज़ामिनर को याद दिलानी है अपने हिस्से में। और ये सारी स्टोरीज़, ये सारे एमएसटी, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफ़ज़ई, बहुत सारे भरे पड़े एग्ज़ाम्पल्स। फिर उसके बाद बात आती है मेन बॉडी की, तो ये सब इंट्रो में आपको ये कुछ बातें, मतलब इंट्रो में कोई एक स्टोरी, वैसे इतनी सारी स्टोरी एक साथ नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स एक साथ नहीं देना है। इत्मीनान से आप बातें सुनिए। इससे एक बार आपको समझ आ गया, अप्रोच समझ में आ गया तो आप पेन नहीं रुकेगा, अच्छे से लिख लोगे, ठीक है? तो एक बार और बातें कुछ आपको बतानी है इसके संबंधित, कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए वह होता नहीं। अब इसमें मुझे लगता है कि आपने इसके रूपक को समझ लिया होगा, इसके प्रस्तुत अर्थ को समझ लिया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं मेन बॉडी को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो मेन बॉडी में जैसे मुख्य भाग पर आप आ गए, ठीक है? तो मुख्य भाग में मतलब पहला तो यही है कि इसके प्रस्तुत आयाम पर ही खूब बात करनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा ऐसा भी दिक्कत आ रही है कि ये प्रस्तुत आयाम क्या कहते रहते हैं, बकवास, और इनको खुद ही नहीं कुछ समझ आ रहा है, ये मुझे क्या बताएँगे। प्रस्तुत आयाम मतलब, प्रस्तुत आयाम आप ध्यान से समझिए तो आपको ज़रूर समझ आएगा। प्रस्तुत आयाम का मतलब यही चीज़ है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है। ये अपने आप में मैंने आपको एक एक पेपर के कटिंग के माध्यम से भी बताया था कि जो निबंध में जो लिखा होता है वो केवल एक पहलू है, एक सिक्के का केवल एक पहलू है, सिक्के का केवल एक पहलू ही दिखाया जाता है निबंध में, बाकी इसके पीछे क्या, इसके साइड में कुछ हो, क्या कुछ है, वो सब आपको ओपन करना होता है। तो प्रस्तुत आयाम मतलब जो आपके सामने है, जो आँखों के सामने जो एग्ज़ामिनर ने दिया है, उसी पर खूब अच्छे से बातचीत करना है। इसी को बहुत सारे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बताना है, इतिहास के पन्नों से बताना है, आर्थिकी के पन्नों से बताना है कि अगर भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स अगर अपने कंफर्ट ज़ोन में ही रहा होता भारत, अगर भारत अपनी सीमाओं को खोला नहीं होता, अगर भारत बंद अर्थव्यवस्था पर ही रहता, तो हो सकता है कि देश आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित ना हो पाता, या जो अभी लेटेस्ट में जो भी इकोनॉमिक रूप से भारत की स्थिति है वो नहीं हो पाती। हो सकता है तकनीकी स्तर पर हम उतना समर्थ नहीं हो पाते, हो सकता है कि डिजिटल इकोनॉमी में जितनी हमारी तारीफ होती, तो भारत ने अपने बंदरगाह रूपी उस कंफर्ट ज़ोन का त्याग करके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया, एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया, तो भारत ने अपनी क्षमताओं को और विकसित किया, क्योंकि भारत हमेशा वैश्विक ग्लोबल वर्ल्ड की बात करता है, वैश्विक ग्राम की अवधारणा की बात करता है, जो भारत को अन्य देशों की कनेक्टिविटी से जोड़ता है। इस तरीके की कुछ बातें प्रस्तुत आयाम में करना है। फिर उसके बाद सेकंड डायमेंशन इसमें कुछ ऐसा ओपन करना है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। तो इसमें आपको सेकंड डायमेंशन ये भी ओपन कर सकते हो। एक तो फर्स्ट डायमेंशन वही कि जो प्रस्तुत आयाम है, जो निबंध में बातचीत हो रही है, वही फर्स्ट डायमेंशन है। सेकंड डायमेंशन जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, इसको क्रिटिसाइज़ करना है दूसरे आयाम में। अब यहाँ पे पूरा फ़ोकस चाहिए मुझे आप लोगों का, कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, ये गलत बात है। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित कैसे? जहाज बंदरगाह के भीतर अगर सुरक्षित है, तो जहाज जहाज नहीं होता है, जहाज एक स्मारक जहाज के तौर पर हो जाता है। जहाज एक
जहाज अपनी फंक्शनैलिटी को खो देता है, जहाज सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे इस बात को एग्ज़ामिनर के सामने रखना है कि प्रस्तुत निबंध के विषय में एक अन्य तरीके से सोचा जा सकता है कि प्रस्तुत निबंध का पहला वाक्य यह कहता है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है। यह अपने आप में पूर्ण तार्किक वाक्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है, ये ये अपने आप में तार्किक वाक्य नहीं है, क्योंकि जहाज यदि बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है, तो वो जहाज नहीं है, क्योंकि जहाज का उद्देश्य है कि वो अर्थव्यवस्था को मजबूती करे। फिर वो स्मारक जहाज के तौर पर है, क्योंकि वो एक शोपीस की तरीके से है, क्योंकि वो अपनी कार्य क्षमता को खो रहा है, वो अपने उद्देश्यों को खो रहा है, जिसके लिए उसको बनाया गया है। वो अपनी उन क्षमताओं को खो दिया, तो वो जहाज ना होकर के एक स्मारक जहाज के रूप में है, या एक रिटायर्ड जहाज के रूप में है। कुछ इस तरीके की बातचीत एग्जामिनर के सामने कर सकते हो और बता सकते हो कि निबंध के विषय का जो पहला वाक्य कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, तो ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंसान को ही किसी एक स्थिति में लेटे रहने के लिए कह दिया जाए कि ऐसे बस सिर्फ लेटे रहो, ऐसे सिर्फ इसी तरीके से अपने बिना किसी हलचल के बस इसी तरीके से तुमको कुछ नहीं होगा, ना तुमको कोई मारने आ रहा है, ना बस इसी तरीके से लेटे रहना है, तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि इस व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे गड्ढे बन जाएंगे। इस व्यक्ति का शरीर जो है वो रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस इस शरीर का काम है, इसका उद्देश्य यही बनाने के पीछे कि इसका यूज़ करना, इसको अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये रोगों से ग्रसित हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आप अपने जहाज को अगर बंदरगाह के भीतर सुरक्षित रखोगे, तो वो जहाज ना होकर के एक स्मारक जहाज के तौर पर हो जाएगा। हो सकता है कि एक कंटेनर का एक ढेर टाइप का बन जाए, जो जहाज के अंदर रखा रहेगा। मतलब उन व्यर्थ कंटेनरों का एक ढेर बन जाएगा जो जहाज के। तो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, या भी अपने आप में उतना तार्किक प्रतीत होता वाक्य नहीं है, क्योंकि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित ना होकर के अपनी कार्य क्षमता को खोता नजर आता है, और जहाज जहाज ना होकर एक स्मारक जहाज के तौर पर हो जाता है। तो इस तरीके का कुछ सेकंड डायमेंशन आप कर सकते हो। इसको व्यक्ति के शरीर से जोड़ सकते हो, बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल से, आर्थिकी, राजनीतिक, सामाजिक, जिस तरीके से आप सोच पाओ उस तरीके से आप सोच करके इस वाले डायमेंशन को भी सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। परंतु वह इसके लिए तो होता नहीं है। अब इसमें थर्ड डायमेंशन भी बहुत अच्छे से ओपन हो सकता है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, जहाज जो है बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं। तो जहाज तो क्या कह रहे हो तुम कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, ये बात तो ठीक है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं। तो क्या बंदरगाह की इंपॉर्टेंस कम कर रहे हो क्या? क्या लाइफ में बंदरगाह जैसी कंफर्ट जोन होना ही नहीं चाहिए? क्या कह रहे हो तुम कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, ये बात तो ठीक है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं। मतलब किसके लिए? बंदरगाह के लिए तो जहाज होता नहीं, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं। प्लीज फोकस करना सब लोग कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, कि जहाज जो है बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं। मतलब बंदरगाह पे खड़े होने के लिए तो जहाज है नहीं, इस तरीके से खड़े होने के लिए तो जहाज है नहीं। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु वह इसके लिए तो होता नहीं। मतलब यह इसके लिए तो है नहीं, बंदरगाह पर खड़े होने के लिए तो है नहीं। तो आपको एग्जामिनर को यहीं पर टोकना है कि भाई तुम गलत कह रहे हो, कि प्रस्तुत निबंध में जो ये कहा गया है कि जहाज बंदरगाह के लिए होता नहीं है, जहाँ मतलब जो बंदरगाह है, कि प्रस्तुत निबंध में ये कहा है कि बंदरगाह जो है वो जहाज के लिए कि वह होता नहीं है, कि बंदरगाह जो है वो जहाज के लिए नहीं होता है। तो ये अपने आप में पूर्ण सत्य प्रतीत नहीं होता है, पूर्ण तार्किक वाक्य, सत्य नहीं, पूर्ण तार्किक वाक्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि बंदरगाह की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आपसे कहूँ कि बराबर पढ़ते रहो, 24 घंटे में 22 घंटे पढ़ो, 23 घंटे पढ़ो, एक दो दिन पढ़ोगे फिर आप हॉस्पिटल में होगे। तो ये क्यों म्यूजिक सुनना जरूरी है, क्यों दोस्तों के साथ ट्रिप मारना जरूरी है, क्यों श्रीमान पे चाय पीना जरूरी है, क्यों अग्रवाल के समोसे खाना जरूरी है, क्यों वहां पे कुछ अपने जो जिस चीजों में मन लगता है उन चीजों को करना जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि बंदरगाह भी बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर बंदरगाह नहीं होगा, क्यों घर एक बार घर होकर के आते हैं तो मतलब प्रीलिम्स देने के बाद अक्सर वो एनर्जी, वो मन कमजोर
कमज़ोर हो जाता है, अगर क नहीं होता है रिज़ल्ट तो एक बार घर होके आते हैं। अगर घर जैसा कुछ वैसा कम्फ़र्ट ज़ोन ही नहीं है, तो चीज़ें एक दिन बहुत जल्दी नष्ट हो जाएँगी, खराब हो जाएँगी। और अगर जहाज़ भी अगर समुद्र की लहरों से ही टकराता रहेगा, तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। ईंधन खत्म हो सकता है, तकनीकी स्तर पर खराबी हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि कप्तान सो गया है और जाके जहाज़ किसी पहाड़ी से टकरा जाए, कप्तान को रेस्ट ही नहीं मिल रही है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो जहाज़ बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं। क्यों नहीं होता है? जहाज़ बंदरगाह के लिए भी होता है, ये एग्ज़ामिनर को बता देना है, क्योंकि बंदरगाह वो कम्फ़र्ट ज़ोन है जो जहाज़ को शक्ति देता है, जो मनुष्य को शक्ति देता है कुछ और करने की, कुछ और आगे बढ़ने की। तो जिस तरीके से कम्फ़र्ट ज़ोन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी तरीके से मतलब उसी तरीके से लाइफ में, मतलब जिस तरीके से, मतलब लाइफ में ऐसा कुछ, मतलब मैंने रिटेन में लिखा है, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डायमेंशन जो, तो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो पहला आयाम तो यही ओपन करना है कि बंदरगाह के भीतर जो सुरक्षित जहाज है, वो सिर्फ जहाज ना होकर के संग्रहालय जहाज है, स्मारक जहाज के तौर पर है, प्रदर्शनी जहाज की तरह है, तरह होकर है, क्योंकि इसने अपनी कार्य क्षमता को खो दिया है। तो पहला डायमेंशन ये कि बंदरगाह के भीतर जहाज सुरक्षित होते हैं, या कहना जहाज की जो शब्दावली है, जहाज का जो उद्देश्य है, उसको कमतर करता है। जहाज को जहाज ना रख करके संग्रहालय जहाज करा देता है, जहाज को जहाज ना कहकर स्मारक जहाज कर देता है, जहाज को प्रदर्शनी जहाज की तरह करके उसकी कार्य क्षमता को खो देता है। जहाज उन कंटेनरों का ढेर उन पुराने कंटेनरों के कलेक्शन का ढेर के रूप में काम करने लगता है। तो जहाज अपनी फंक्शनैलिटी को खोता है। जहाज बंदरगाह पे सिर्फ सुरक्षित नहीं है। कोई माता पिता अपने बच्चे को अगर ज़्यादा प्यार करेगा, ज़्यादा उसको लाड प्यार से रखेगा, तो वो उसकी उसकी उसको हमेशा रिस्क देते हैं। उसको अगर रिस्क नहीं देंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, दिल्ली नहीं भेजेंगे, तो हो सकता है कि वो घर पे रह के उतने अच्छे से ग्रोथ ना कर पाए। हो सकता है कि वो और अच्छा ना कर पाए, जो उसकी कार्य क्षमता थी, जो वो कर सकता था, तो ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है कि राम वन को ना गए होते, हो सकता है कि पिता के प्यार में इतने हो जाते कि पिता के वचन को टाला भी जा सकता था। वचन कुछ ऐसा नहीं था, कुछ और उपाय निकाले जा सकते थे कि कुछ ऐसा कुछ हो सकता था, या अपने सैन्य बल, पिता जो राजा ही थे तो सेना के साथ जा सकते थे 14 बरस के लिए वनवास, या फिर अपने अयोध्या घर के थोड़ी दूर वन में कहीं ऐसा कुछ जा सकते थे। लेकिन राम ऐसा नहीं किया, उन्होंने अयोध्या अवध क्षेत्र को ही त्याग करके किसी दूसरे क्षेत्र में गए, और उन्होंने अपने खुद से वचन भी लिया कि वो किसी नगर में, किसी गांव में ऐसे नहीं रुकेंगे, वो वन में निर्जन स्थान पर रहना पसंद करेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के, मतलब जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है, ये अपने आप में ये भी मतलब चैलेंजिंग बात है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित नहीं है, वो जहाज जहाज ही नहीं रहता है। वो अगर कोई व्यक्ति मतलब बहुत सारी बातें आप इस पे कर सकते हो, और जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु वह उसके लिए होता नहीं। तो निबंध के विषय में यह अवश्य कहा गया है कि जहाज बंदरगाह के लिए नहीं होता, परंतु इससे बंदरगाह की उपयोगिता को कमतर नहीं किया जा सकता। ये सेकंड डायमेंशन इसमें ओपन कर सकते हो निबंध के विषय में, कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं, कि बंदरगाह के लिए जहाज होता नहीं है, मतलब बंदरगाह के भीतर, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं, कि जहाज बंदरगाह के लिए होता नहीं है, ये गलत बात है। जहाज बंदरगाह के लिए भी होता है, बंदरगाह की उपयोगिता को नहीं कमतर कर सकते हैं। बहुत उपयोगिता है दोस्तों की, बहुत उपयोगिता है। जहाज रूपी जीवन के लिए बंदरगाह रूपी कंफर्ट जोन की भी बहुत ज़रूरत है। तो ये बात भी तीसरा डायमेंशन ओपन कर सकते हो। रिफ्यूलिंग के लिए, रीसप्लाई के लिए कंफर्ट जोन हमें शारीरिक और मानसिक रूप से रिचार्ज करने का मौका देता है। घर जाकर के मम्मी से एक बार, मम्मी से मिल के फिर लगता है कि हाँ, यूपीएससी और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा-सा और अच्छे से कर लेता हूँ। अच्छा खाना खा करके, अच्छा विश्राम, अच्छी तरीके से नींद लेकर के, आप नींद ही नहीं ले रहे हो, कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है। आपको लग रहा है कि मतलब अगर हम नींद लेंगे तो हम कंफर्ट जोन में चले जाएँगे। तो आप क्या कर रहे हो कि पूरी रात चेयर पर ही रह रहे हो, पूरी रात लाइब्रेरी में रह रहे हो। तो आप कह रहे हो कि आपसे पूछा किसी दोस्त ने कि क्या कर रहे हो भाई? तो तुम कह रहे हो कि नहीं यार, मैं कंफर्ट जोन ना छोड़ चुका हूँ, और मैं ना अब पूरी रात लाइब्रेरी में ही रहता हूँ।
तो आप ग ऐसा नहीं है, कम्फ़र्ट ज़ोन भी ज़रूरी है आपके लिए, दोस्तों से गपशप करना भी ज़रूरी है, एक बैलेंस्ड आदमी बनना पड़ेगा आपको। मुश्किल है, थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, हो सकता है कि कभी कम्फ़र्ट ज़ोन में गए, फिर गए 5 घंटे के लिए थे, फिर उसके बाद 15 घंटे की नींद करके इत्मीनान से आ रहे हो, तो वो कम्फ़र्ट ज़ोन कभी-कभी घातक भी हो सकता है। तो जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु उसमें भी बहुत संतुलन बनाने की ज़रूरत है। परंतु वह उसके लिए तो होता नहीं है, मतलब होता नहीं है, पर जब बंदरगाह की इम्पोर्टेंस है, उस कम्फर्ट ज़ोन की इम्पोर्टेंस है, उसको कमतर नहीं किया जा सकता। दोस्तों की इम्पोर्टेंस है, फैमिली की इम्पोर्टेंस है, अच्छे खाने की ज़रूरत है, अच्छी नींद की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी है। हो सकता है कि कभी-कभी मौसम इतना खराब हो कि बाहर निकलना आत्महत्या के समान हो। अब जैसे कोरोना टाइम पर था, आपको ऐसे ऐसा धुन आई कि नहीं, दिल्ली में तो ऑफ़लाइन ही कोचिंग करेंगे, ऑनलाइन कौन पढ़ेगा? तो हो सकता है कि कोरोना से ग्रसित हो जाते। तो लेकिन अब आप कहोगे नहीं, ऑफ़लाइन ही पढ़ेंगे, ऑफ़लाइन बन के ही आईएएस बना जाता है। तो नहीं, नहीं, आपको कभी-कभी निकलना आत्महत्या के समान होता है। ऐसे में बंदरगाह अंतिम सुरक्षा कवच प्रदान करता है, ठीक है? तो वो सारी बातें, ठहराव भी ज़रूरी है लाइफ़ में, योजना भी करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब कि कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सब भी। तो कम्फ़र्ट ज़ोन जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वह उस लंबी और साहसी यात्रा, मतलब जो समुद्र के लिए आवश्यक आधार स्टेशन है। एक जहाज को समुद्र में जाने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसे वहाँ टिके रहने के लिए समय-समय पर बंदरगाह की शरण लेना ही पड़ता है। तो ऐसा कुछ बातें एग्ज़ामिनर के सामने रखना है, एग्ज़ामिनर को बताना है कि तुम जो कह रहे हो एग्ज़ामिनर, सब कुछ गलत-पलत कह रहे हो, सब उल्टा-सीधी बातें कर रहे हो, तुमको कुछ नहीं आता है। फिर उसके बाद बताना है कि देखो, ऐसा कुछ होता है कि बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है, ये भी तुम बात गलत कह रहे हो, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है, कि जहाज बंदरगाह के लिए होता नहीं है, ये भी बात गलत कह रहे हो। इससे बंदरगाह की इम्पोर्टेंस कम नहीं होती है, बंदरगाह भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से 2-3 डायमेंशन इसमें ओपन हो सकते हैं। फिर लास्ट में निष्कर्ष में आप इस बात को बता सकते हो कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु या इसके लिए होता नहीं है। तो इसमें आप ये बात बता सकते हो कि निष्कर्ष में, कि जहाज जितनी इम्पोर्टेंस, मतलब जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, ये बात भी सच है। लेकिन जहाज परंतु जहाज बंदरगाह के मतलब इससे बंदरगाह की इम्पोर्टेंस भी नहीं कम होती है, बंदरगाह पर सुरक्षित होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि बंदरगाह पर ही खड़ा रहे, कुछ और कहीं पर जाए ही ना। तो वो आपको बताना है कि वो कम्फर्ट ज़ोन भी ज़रूरी है, वो संघर्ष भी ज़रूरी है, लहरों से टकराना भी ज़रूरी है, लेकिन घर आना भी ज़रूरी है, घर भी आना पड़ेगा। तो वो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा लाइफ़ में, तो ऐसा कुछ हमेशा करना पड़ेगा। और यही वे ऑफ लाइफ़ है कि आपको एक स्ट्रगलिंग पीरियड भी आपके लाइफ़ में होना चाहिए, कि चलो 4 घंटे की पढ़ाई करने के बाद 1 घंटे चलो गपशप कर लेते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जहाज जो है वो बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु यह इसके लिए होता नहीं है, ये भी अपने आप में सही नहीं है। आपको निष्कर्ष में इस बात को बताना है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है, जहाज के लिए बंदरगाह की भी उतनी आवश्यकता है, जितनी अपना काम करने की जितनी ज़रूरत है, उतनी बंदरगाह पर एक समय देने की भी उतनी ज़रूरत है। तो ऐसी कुछ बातें करके निष्कर्ष में कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकते हो। बाकी ये वाला एस्से एक्चुअली मैं इसलिए इतना डिटेल में बताया कि क्योंकि रूपकों से संबंधित आपको बहुत सारी बातें समझ में आना चाहिए, और अल्टीमेटली मैं अरुण अभी आपसे बात करता हूँ। तो अल्टीमेटली मैं ये बताना चाह रहा था कि एस्से को लेकर के जो आपका अप्रोच है, वो बहुत एनालिसिस वाला होना चाहिए। हो सकता है कि इस एस्से में आप कुछ ऐसी गज़ल ना लिख पाओ, कुछ ऐसी शेरो-शायरी ना कर पाओ, तो इससे आपका एस्से कुछ कमज़ोर नहीं है, आपका एस्से कुछ कमतर नहीं है, आपका एस्से फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने एनालिसिस किया है। एग्ज़ामिनर को बहुत सारे डायमेंशंस, मेन जो मार्क्स मिलते हैं एस्से में, वो डायमेंशंस के मिलते हैं, ना कि पोएम के मिलते हैं। हो सकता है हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी होंगे, वो अच्छे से साहित्य का यूज़ करके अच्छी-अच्छी पोएम, कविताएँ लिख सकते हैं, तो आप अच्छी कविताएँ, किसी मैथमेटिक्स किसी का ऑप्शनल है, तो हो सकता है कि गणित के फ़ॉर्मूला वगैरह से वो कैसे कविता लिखेगा, तो नहीं अच्छी कविता लिख पाए। तो वो अभी, लेकिन साहित्य वाला विद्यार्थी हो
हो सकता है कि अच्छी कवि लेकिन कविता के नंबर नहीं है, एनालिसिस के नंबर हैं कि कितना एनालिसिस करते हो, कितना बैलेंस्ड निष्कर्ष निकालते हो। तो वो बातें कुछ करनी है और ये जो कुछ भी आपको दिखाया है यहाँ पर वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। होपफुली निबंध का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इसके ऊपर एस्से राइटिंग करके मुझे भेजना है। मैं जल्दी से आज मैं आपको यहाँ पर तो टाइम नहीं दूंगा, लेकिन आपको घर से लिख करके ये एस्से लेकर के आना है, ठीक है? और ये मुझे ज़रूर भेजना है और जितने भी स्टूडेंट्स अभी सेशन में हैं, क्योंकि आप अगर लिखोगे नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ आया। फिर कल के सेशन में हम इसी एस्से पर सबकी कॉपी देख लेंगे एक-एक बार, और क्योंकि ऑलरेडी चेक्ड होंगी तो बस मुझे बताना होगा कि किसकी कॉपी में क्या दिक्कत है, ठीक है? तो ये एस्से घर से लिख करके लाना है, टाइम निकालना है और लिख करके लाना है, ठीक है? होपफुली अब इस एस्से से रिलेटेड किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। हाँ, अरुण? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि उसमें उसमें एग्जांपल्स दिए थे आपने, उस समय तो राजनीतिक आयाम, पॉलिटिकल डायमेंशन में अरविंद केजरीवाल का एग्जांपल दे सकते हैं क्या, कि वो आईआरएस ऑफिसर था? ना, 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 अरविंद केजरीवाल पर इतना सारा केसेज़ है, कैसे दे दोगे? तो इसीलिए तो मैंने पूछा है, कहीं मैं दे देता तो दिक्कत हो जाती। नहीं, नहीं, और हो सकता है कि वो बीजेपी का हो एग्ज़ामिनर तो वो बुरा मान जाएगा। हाँ, ये तो है। ठीक है ठीक है, सर, ठीक। लेकिन इसको बहुत सारा बता दिया हमने, पहले इतना समझ आया था केवल कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात कर रहा है, बाकी अब इतना खोल दिया तो लिख देंगे और भेजेंगे, तो तब देखते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, मणिकांत? हाँ सर, मुझे पूछना था कि बहुत सारे टॉपर्स कॉपी देख रहा था, तो उसमें देख रहा था कि कई बार वो लोग डायरेक्ट उदाहरण उदाहरण से ही चालू करते हैं और उसी से उस एस्से को मतलब वो डिफाइन करते जाते हैं, आयाम खोलते जाते हैं। तो वैसा सही रहेगा या फिर भूमिका में जैसा कि आप बता रहे थे कि इसमें जो प्रस्तुत अप्रस्तुत अर्थ है उसको समझाना है? क्योंकि वो लोग देखते हैं जितना एस्से पूरा का पूरा एस्से उदाहरण पे ही बेस्ड रहता है। बीच-बीच में कहीं-कहीं एनालिसिस ऐसे ही उदाहरण से अलग होके आता है, लेकिन ज्यादातर वो उदाहरण के माध्यम से ही चलता रहता है किसी व्यक्ति का या किसी भी चीज का। वो उदाहरण के माध्यम से चलता होगा, बट मुझे लगता है कि मतलब शुरू-शुरू में तुमको जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा अप्रोच बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है, बहुत मतलब मुझे लगता है कि जो मतलब इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप चलोगे तो उनसे और बेहतर लिख पाओगे। मतलब किसी एग्ज़ामिनर से मतलब कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि वो टॉपर्स की कॉपी कोई आइडियल कॉपी है, वैसा कुछ नहीं है। बट खुद ही आपको ये रैशनैलिटी लग रही होगी कि ये जो फॉर्मेट जो अभी हम क्लास में अभी तक के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा रैशनल है। एग्ज़ाम्पल देना है, बट मतलब आपको वो डायमेंशन ओपन करके फिर एग्ज़ाम्पल दो, उसको प्रूव करो। वो ज़्यादा मतलब आप किस बात पर दे रहे हो, क्या उदाहरण दे रहे हो? उदाहरण देना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उदाहरण नहीं दिया तो बहुत कुछ मतलब उदाहरण ही नहीं दे रहे हो तो गलत है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे केवल तुमने कहा कि केवल उदाहरण उदाहरण से ही बातचीत आगे बढ़ रही है, तो डायमेंशन नहीं ओपन हो रहा है, तो वो गलत है। मतलब डायमेंशन के मार्क्स। सर डायमेंशन ओपन हो रहे हैं उदाहरण से ही, जैसे कि शुरुआत ही कर दिया, राम से, राम की कथा चल रही है और उसमें समझा दिया कि हाँ क्यों बंदरगाह पे टिके रहना अच्छा नहीं है, क्यों निकलना जरूरी है, तो वो चीज समझा दिया। फिर दूसरा आयाम आया कि नहीं नहीं बंदरगाह भी इतना गलत नहीं है, ऐसा कुछ, तो उसको भी किसी उदाहरण से समझा दिया। और वैसे ही बढ़ते जा रहे उदाहरण, मतलब किसी आदमी का वो कथा आया और नीचे में फिर उसके नीचे विश्लेषण भी आ गया कि हाँ ऐसा कुछ है। तो वो ज्यादा अप्रोच सही है कि नहीं? नहीं, पहले डायमेंशन बताओ फिर उसको प्रूव करने के लिए एग्जांपल्स बताओ, वो ज़्यादा ठीक है। तुम्हें खुद ही तुम अपना जब ऐसे पढ़ोगे तुमको लगेगा यार मैं बहुत अच्छा लिखा हूँ किसी मतलब अच्छे से, जब तुमको खुद ही वो रैशनैलिटी लगेगी, किसी बात को तुमने कुछ कहा फिर उसको बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से प्रूव किया, तो वो ज़्यादा रैशनल है मणिकांत। हो सकता है कि तुम उनसे अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, उनके उतने अच्छे मार्क्स ना आए हों। कल कल मैंने लिख के भेजा है सर, उसको एक बार देखिएगा। मैंने दो ही डायमेंशंस खोले हैं लेकिन उसी पे लिखा है, तो मैं चाह रहा था कि आपका क्या है। हाँ, मैं देखता हूँ मणिकांत। हाँ, और किसी का कुछ डाउट आज के हिस्से से रिलेटेड?